हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन बिलियन का 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इस चैप्टर से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से गारंटी रखिए कि 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में हर एक क्वेश्चन में मजे लीजिए। ठीक है, बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर इतना बढ़िया है कि मत कहिए। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। बस आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है कितना क्वेश्चन सही होता है जितना करवाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से लिखा हुआ है क्लास 12th, क्या लिखा हुआ है, क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी बिलियन चैप्टर। जो बिलियन होता है वो बिलियन चैप्टर का 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपका प्यारे स्टूडेंट्स इसी नंबर पर कांटेक्ट करना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग तैयार हो जाइए, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा बस ये देखिए कि अधिकांश क्वेश्चन सही कीजिए। ठीक है, गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सुधारने के लिए पर्याप्त बहुत ज्यादा समय है, तो उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखो, शुद्ध जो जल होता है, शुद्ध जल प्योर वाटर, उसका पीएच वैल्यूज होता है कितना होता है। कहा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, वन तो एक तो होता ही नहीं है, दो भी नहीं होता है, शुद्ध जल का ना पूछा जा रहा है। तो शुद्ध जल का हमेशा हमेशा पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। एक मानव रक्त होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर का पीएच मान। तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जो सही जवाब होगा वो डी नंबर होगा, 7 होता है, उदासीन होता है। 7 का मतलब उदासीन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शुद्ध जल की मोलारिता क्या होती है। देखो, शुद्ध जल की मोलारिता कितनी होती है ये पूछा गया है। तो मोलारिता क्या होता है तो आपको पता होगा, किसी बिलियन में 1 kg की 1 लीटर, तो 1 लीटर बिलियन उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारिता कहते हैं। केजी की बात मत कीजिएगा ना, तो मोलारिता चला जाएगा। ये लीटर में होता है। ठीक है, 1000 लीटर 1 लीटर में। चलिए यहाँ पर शुद्ध जल का मोलारिता कितना होता है तो आपको याद रखना 55.6 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 और मोलारिता कितना होता है, 55.6 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। देखो, अगर पूछा जाए मानव रक्त का पीएच मान होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो हमेशा याद रखिएगा 7.4 का मतलब होता है क्षारीय, यानी कि अम्ल। यहाँ पर जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो हमेशा क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, मतलब 7.4 से अधिक होता है, यानी 7.4 देखिए यही होता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आज ये कहा जा रहा है पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम क्यों होता है। जैसा कि हेनरी का नियम हम आपको करवाए हैं अनुप्रयोग में भी, तो अब बताइए कि पहाड़ों पर जल का जो क्वथनांक होता है कम होता है, क्यों कम होता है। पहाड़ पर जो जल जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय जो दाब होता है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्योंकि वहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने के कारण वहां पर वायुमंडलीय दाब है ही नहीं, वायुमंडलीय दाब बहुत कम है। इसीलिए देखते होंगे पर्वतरोही वगैरह जो होता है उसके नाक से भी खून निकलता है, तो किस कारण से निकल रहा है, वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल मैं गेस करते आता हूँ और ये क्वेश्चन 2023 या 24 में पूछा हुआ है, 24 में शायद पूछा ये क्वेश्चन। देखिए और बहुत बार पूछा गया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल का एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होगा। देखिए एजियोट्रॉपिक मिश्रण पूछे या आपका पूछे एस्टर मिश्रण या एजोट्रॉप मिश्रण, तीनों में से कोई पूछेगा उसका मतलब एक ही होता है कि बेस 0.2% क्या होता है, HCl होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। ध्यान रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O का मतलब होता है जल। इसका एजियोट्रॉपिक मिश्रण पूछा जाएगा या स्थिर क्वाथी मिश्रण पूछा जाएगा, तो हमेशा याद रखना प्यारे स्टूडेंट 20.2% HCl होता है, इसीलिए इसका सही जवाब डी नंबर होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो किसका 200 हिमांक का नमन अधिकतम होता है।
को हिमांक अवनमन क्या होता है मैंने बताया है, बहुत तरीके से बताया है हिमांक अवनमन क्या है। ठीक है, पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा, मेहनत करते हैं तब, नहीं कर तो मेहनत करिए। कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, तो हिमांक अवनमन सबसे अधिक जो होता है पोटेशियम सल्फेट का होता है। किसका होता है? पोटेशियम सल्फेट का हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ये नंबर होगा। ठीक है, ध्यान में रखेगा कि किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, तो याद रखेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का क्या होता है, हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। बहुत बार आया क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर बताओ, पहाड़ देखिए सॉरी समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है? समुद्री जो जल होता है, समुद्री जल का जो परिसारक जो दाब होता है कितना एटीएम होता है बताओ? परिसारक दाब का मात्रक एटीएम होता है, पता है ना सबको? तो बताओ समुद्री जल का जो परिसारक दाब होता है वो लगभग 30 एटीएम होता है। कितना होता है? 30 एटीएम। अब एटीएम क्या है? तो परिसारक जो दाब होता है ना, प्रासरणिक दाब, उसका मात्रक होता है एटीएम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये मत समझिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन है एटीएम, नहीं, ये प्रासंगिक दाब मापने की इकाई है, इसे एटीएम कहते हैं। और समुद्र जल के लिए जो परिसारक दाब होता है 30 एटीएम होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या जल का जो स्थिरक्वाथी मिश्रण है, या इसी को बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिश्रण, इसमें क्या होता है? तो मैंने अभी बोला, कई बार बोला, बार बार बोलूंगा कि 20.2% HCl होता है, यही इसका सही जवाब होता है। 20.2% क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसके मिश्रण में। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? अनुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है, आप लोग जानते हैं तो बताइए। देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म वे होता है जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर नहीं निर्भर करता है, यानी कि बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर। यानी कि बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो होता है जो बिलियन में उपस्थित जो विलेय का कण होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। जो विलेय के कण होंगे बिलियन में, उस पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं कि उसका प्रकृति कैसा है, वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है ये पूछा जा रहा है। अनुसंख्यक गुणधर्म तो 4 को बताए हैं, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, प्रासरण दाब और बाष्प दाब में अवनमन, ये 4 को बताए हैं। ये चारों अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसके सिवा जो भी देखे वो नहीं होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं है, तो हिमांक का अवनमन तो अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक कौनयन वे अनुसंख्यक गुणधर्म है, प्रकाशीय सक्रियता अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन बाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब नहीं की बात किया जा रहा है तो प्रकाशीय सक्रियता का भी मैंने आपको बोला कि अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, तो नहीं तो लगाइए सी नंबर। ये 100% फिक्स रखिए कि हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी एकदम फिक्स है, 26 में भी और 25 में एग्जाम होने वाला उसमें भी, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं 26 का, तो ये क्वेश्चन एकदम 101% फिक्स है किया देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी सांदन इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? देखिए, कौन सी जो सांदन होती है इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। इकाई ताप से जो सांदन स्वतंत्र होती है वो मोलालिटी होती है। कौन होती है? मोललता। कौन होता है भैया? मोललता। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखना, मोललता जो होता है इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। या आपको या ना देखे मोल प्रभाव में मिले तो प्यारे स्टूडेंट्स लगाने का कष्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर मोललता आप लोग देखिएगा तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताओ मोललता का मात्रक क्या होता है? तो मोललता का मात्रक मोल प्रति केजी होता है, क्योंकि 1000 ग्राम में या 1 केजी ग्राम में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या होता है। किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में या 1 केजी ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। और मोलारता क्या होता है? किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या को मोलारता कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो ये चैप्टर जो है इससे 2 नंबर का, 1 नंबर का, 5 नंबर का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेहनत करते तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में, और 100% फिक्स है कि पहला चैप्टर और चौथा चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, एकदम फिक्स है 100%। देखिए, कौन सी इकाई ताप से स्वतंत्र होता है प्यारे स्टूडेंट्स? तो हमेशा याद रखिए, इकाई ताप से स्वतंत्र होता है वो कौन होता है? मोललता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है प्यारे स्टूडेंट्स? अभी मैंने बोला कौन अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, बता दो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है? अनुसंख्यक गुणधर्म तो 4 को होता है, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, बाष्प दाब में अवनमन।
बस चारे को और क्या है, बस इतना ही लिखना है। एग्जाम में आएगा चारों का नाम लिख देंगे, यह मजा आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्रासरण दाब जो होगा ना, ये सिर्फ अनुसंख्यक गुणधर्म है। पृष्ठ तनाव नहीं होगा, सक्रिय चालकता नहीं होगा, नहीं होगा, हाफ हेज भी नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ध प्रगामी झिल्ली से देखिए, अर्ध प्रगामी झिल्ली हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसी को एसपीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसपीएम। ठीक है, देखिए एसपीएम यहाँ से मिल रहा है। तो अर्धपरागामी झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाता है। जैसे कि प्रासरण क्रिया में आपको पढ़ाए थे, एक विलयन लिए थे, ठीक है, विलयन लिए थे, इस प्रकार के कंटेनर, इसमें लगा दिए थे बीच में क्या, ये क्या लगा देते पता है? अर्धपरागामी झिल्ली। तो इसमें क्या होता था कि आपको सभी को पता है कि इसमें ब्लेक के जो कान होते हैं वहीं पार हो रहे थे, मतलब पानी पार हो जा रहा था, ब्लेक के जो कान थे चीनी उस तरफ ही जा रहा था। तो ये अर्धपरागामी झिल्ली में क्या निकल के जा रहा है? तो अर्धपरागामी झिल्ली जो होता है हमेशा विलायक को इस पार से उस पार ले जाता है, लेकिन कभी भी ब्लेक के जो कान होते हैं, कम मात्रा में जो घोले होते हैं, वो इस तरफ ही रह जाते हैं। मतलब यहाँ पर अर्धपरागामी झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाता है तो सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही निकल पाता है, ब्लेक के कण नहीं। ब्लेक के कण मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे चीनी होगा तो चीनी नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें से पानी निकल के उस विलयन में चला जाएगा। लेकिन ये ब्लेक के जो कण होते हैं, चीनी के जो कण होते हैं, नमक के जो कण होते हैं, वो जाएंगे नहीं, सिर्फ पानी जाएगा। ये होता है कौन? तो अर्धपरागामी झिल्ली होता है, एसपीएम जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? देखिए आदर्श विलयन वे होते हैं जो सभी ताप एवं सांता पर रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं। मतलब डेल्टा एच एम आई एक्स जो है प्यारे स्टूडेंट्स, एच एम आई एक्स जो है इज इक्वल टू 0, ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है। यानी कि डेल्टा हिट मिक्सर इसका क्या कर रहा है? 0 हो रहा है, यानी कि रॉल्ट के नियम का पालन करता है। इसलिए याद रखेगा आदर्श विलयन का जो गुण है ये रॉल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है प्यारे लाल। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? देखो प्रासरण दाब जो होता है किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? देखो प्रासरण दाब जो होता है मेरे प्यारे लाल, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है? अतिरिक्त दाब होता है। पहला बात तो इसका समीकरण जो होता है पाई बराबर सी आर टी या पी बराबर सी आर टी होता है। पाई बराबर सी आर टी कहो या पी बराबर सी आर टी, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कहीं कहीं प्रासरण दाब को पी से देता है, कहीं कहीं पाई से देता है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, अच्छा मिल गया, पी बराबर सी आर टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भी चेक कर लीजिए, नहीं आएगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पाई बराबर सी आर टी या पी बराबर सी आर टी, ये प्रासरण दाब के लिए समीकरण होता है। याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोल देता हूँ उसको आप लोग जरूर प्रयास कीजिए, याद ही रह जाए यहीं पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संप्रसार्य विलयन में समान होता है। देखिए संप्रसार्य विलयन का इससे तो हम बताते हैं, संप्रसार्य विलयन में क्या समान होता है? संप्रसार्य विलयन में जो होता है मोलर जो सांद्रता होता है वो समान होता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संप्रसार्य विलयन क्या है? तो ये जो होता है मोलर सांद्रता इसमें समान होता है। कौन होता है? मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संप्रसार्य विलयन में कौन समान होता है? तो हमेशा याद रखिएगा मोलर सांद्रता समान होता है। किसमें? संप्रसार्य विलयन में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी और कई बार आपके परीक्षा में आया है। अगला देख लीजिए, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म चारों को होबे करता है। हमेशा याद रखिए, बोलिए प्रासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में अवनमन, ये चारों को होबे करता है और हर साल क्वेश्चन फिक्स है। तो यहाँ से देख लीजिए, हिमांक का अवनमन इसी का, ये भी इसी का, इसी का है, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता नहीं है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कैसा होता है? विलयन में अवनमन के कैसा होता है? ये घोल के या घोला के, ये बताइए प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर आपका कहा जाए वाष्प घनत्व का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला भी हम आपको करवाए प्यारे स्टूडेंट्स, और परिभाषा भी करवाए। अपेक्षिक अवनमन किसका अनुपात होता है? ये किसके समानुपाती होता है बताइए? घोल के मतलब घोल का मतलब याद रखिएगा विलेय, और घोला का मतलब विलायक, थोड़ा ध्यान रखना। ये बताओ इस किसके समानुपात है? घोल का मतलब विलेय और घोला का मतलब विलायक। देखो नाम थोड़ा आगे पीछे कर सकता है, इस बात को थोड़ा समझना। ठीक है, इसका 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा सही जवाब। देखिए थोड़ा क्वेश्चन जो है प्यारे स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
आज नहीं, बहुत पहले 3-4 साल पहले का मैंने ऐड किया है। चलिए बहुत बढ़िया। घुल्ले, घुल्ले का मतलब क्या होता है? विलय। गोले का मतलब क्या होता है? विलय। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, समीकरण जाकर देखिएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में ये घोल मतलब विलय के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है कौन? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। तो मोल अवनमन स्थिरांक जो होता है, जैसे कि हम समीकरण प्राप्त किए थे, ये वाला क्या बोलते हैं, उसमें देखिएगा तो मोलर अवनमन स्थिरांक होता है, क्या उसको बोलते हैं? तो वो जो होता है विलय की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा था, किस पर? यानी कि मोल अवनमन जो स्थिरांक होता है ये कांस्टेंट मान होता है। देखिए मोल अवनमन जो होता है ये कांस्टेंट मान होता है, जो विलय की प्रकृति पर हमेशा निर्भर करता है। जैसे कि पानी जो होता है ना, पानी में जो किसके मात्रा देखो था, पानी का, जल का, तो ये बिलियन में जो होता है विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है मोलर अवनमन स्थिरांक, ये कांस्टेंट है। स्थिरांक देखिए नाम भी रखा हुआ है कांस्टेंट, जो विलय की प्रकृति पर हमेशा डिपेंड करता है, विलय की कैसे प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग ये ढलता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रासरण दाब के इकाई क्या होता है। अब ये सब क्वेश्चन बताने वाला चीज है, ये सब शुरू में बता दिए थे कि प्रासरण दाब की इकाई एटीएम होती है, और समुद्री जाल के लिए जो परिसारक दाब होता है वो 30 एटीएम होता है। तो यहाँ पर जो प्रासरण दाब की जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी, ये नहीं होगा, एटीएम हो जाएगा। ठीक है, एटीएम का मतलब मत समझना कुछ और, एटीएम जो होता है दाब को मापता है। ये तो वही क्वेश्चन है जिसमें संप्रसारित दाब समान हो। देखिए वैसा विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान हो, संप्रसारित विलयन का रहेगा, संप्रसारित विलयन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वे विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान हो, वे विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान हो संप्रसारित विलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म डिपेंड करता है। तो ये बताए थे बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का परिभाषा आप भी बताए थे, थोड़ा देर पहले बताए थे कि किससे बिलियन में उपास्य विलेय जो इसमें जो होता है विलेय के जो कान होते हैं प्यारे स्टूडेंट, ये किस पर? कानों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि अनुसंख्या गुणधर्म वे होते हैं जो बिलियन उपास्य विलेय के कानों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। यानी उसका जो ये आंसर क्या होगा? विलेय के कानों की संख्या पर होगा। हम कहा मारे हैं, अरे यार भी कहाँ से मार दी? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। मैंने शुरू में बोला है कि प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। हमेशा याद रखेगा विलेय के जो कणों की जो संख्या होती है, कितनी संख्या है उस पर डिपेंड करता है, इसकी जो प्रकृति है उस पर डिपेंड नहीं करता। हमेशा याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको VVI में ध्यान में रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। जितना करवा रहा हूं ना बस इतना करते चलो, फिर बोर्ड एग्जाम आने के दे नहीं है, बस सेंटअप एग्जाम जब आपका हो जाएगा ना, किसमें? सेंटअप एग्जाम कब आपका होगा? तो याद रखिएगा दशहरा के बाद होगा, उसमें देख लीजिएगा। अगर आप बढ़िया कर लिए, एकदम टॉपर लिस्ट जैसा नंबर बना लिए, तो समझिए आपका तैयारी 100% हो गया। बस रिवाइज करते चलना है, फाइनल में भी मुहर लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अभी से मेहनत करेगा तभी आपका काम होगा। तो देखिए मोलालता का मात्रा क्या हो जाएगा? मोलालता का क्या होता है? मोल प्रति केजी होता है ना मात्रा किसका? मोल प्रति केजी। लीटर तो होता है मोलालता का, तो मोल प्रति केजी देखिएगा, केजी का मतलब किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मोल प्रति केजी हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर। मोल प्रति लीटर तो होता है मोलालता का। अगला क्वेश्चन है ये 23 नंबर क्वेश्चन। अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है भैया, ये क्वेश्चन कितना बार पूछेगा? ठीक है, ये बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, प्रासरण दाब वही है, अनुसंख्या गुणधर्म, पार्श्व दाब का नमूना वही है, अनुसंख्या गुणधर्म, हिमांक नमूना अनुसंख्या गुणधर्म, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा? पृष्ठ तनाव जो है अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। देखो प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। पाई बराबर CRT का फॉर्मूला लाइए, पाई बराबर CRT। ठीक है, C सांद्रता है, ये आपका नियंत्रक, T आपका क्या है? टेम्परेचर है। तो प्रासरण दाब बढ़ेगा, प्रासरण का मतलब पाई, प्रासरण दाब बढ़ेगा तो इसके समानुपाती ना है,
बराबर में जो भी चीज आता है वो समानुपातीय ना होता है। तो प्रासरण दाब बढ़ेगा जब तापक्रम बढ़ेगा, यानी ये बढ़ने का मतलब है यहाँ पर तापक्रम बढ़ना चाहिए। अगर प्रासरण दाब घट रहा है तो तापक्रम भी घटेगा, ध्यान रखेगा, इस समानुपाती हो रहा है ना, इसीलिए प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे लाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से पाई का मान बढ़ेगा तो टेम्परेचर का भी मान बढ़ेगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा दो चीज नहीं प्रभावित होता, मोल प्रभाव कभी कभी दे देता है। तो ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है वो मोल लता होता है, जो कभी प्रभावित नहीं होता है। तो ये देखो, पॉलिटेक्निक में भी आया था, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो मोल लता जो होता है, ताप द्वारा, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस पे, मोल लता पर। मोल लता जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस पर कोई भी ताप दाप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मोल लावा नहीं है, मोल लता है। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त है प्यारे स्टूडेंट्स, क्या बताएं इसका मान थोड़ा याद रखने पड़ेगा। 11th का क्वेश्चन है, 11th का बेसिक है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो यहाँ पर देखो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पर एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी एक गैस के मोल का जो आयतन होता है कितना होता है, 22.4 लीटर। इसको याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में 2 बार लिख दीजिए तो ताकि याद हो जाए। 22.4 जो है, यदि याद रखना ट्रिक के रूप में 2 2 4। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि अंक का सवाल है। तो हम बोले 2 2 4 याद रखेगा तो याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 याद रखेगा, 22.4 लीटर ये नियतांक का मान है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का, यानी 1 मोल होता है किसी गैस का, 1 मोल जो होता है ना, उसका जो मान होता है, उसका जो आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, याद रखना, 2 2 4 याद रखना। देखो विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है, कम होता है। विलयन का हिमांक, मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, विलयन का हिमांक जो है शुद्ध द्रव के हिमांक से कम होता है, यानी कि विलयन वाला जो होता है शुद्ध द्रव के हिमांक से कम होता है। याद रखना, ऑप्शन ए। हाँ, 1 लीटर है। अब देखो ये परिभाषा आ गया, अब आ गया परिभाषा। परिभाषा तो एकदम बढ़िया से करवाए थे, याद है, इतना बढ़िया से करवाए थे, ट्रिक दे दिए थे, ट्रिक दे दिए थे। मोलालता और मोलारता तो आपको मुंह पर याद होगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा नॉर्मलता में, जिसे सामान्यता भी कहा जाता है, और एक होता है फॉर्मलता। तो फॉर्मलता के लिए हम आपको बोले थे फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला यानी कि क्या, फॉर्मलता का मतलब क्या हुआ, ग्राम सूत्र भार की संख्या रहेगा ना तो फॉर्मलता लगाना, ऐसे बोला था मैंने। तो ग्राम सूत्र भार है, ग्राम सूत्र नहीं है, नहीं ना है, तब जाहिर सा बात है ग्राम सूत्र भार नहीं है, तो ये नॉर्मलता 100% इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मलता का मतलब समानता, देख लो इंग्लिश में नॉर्मलिटी, नॉर्मलता का ये, समानता का ये मतलब। यहाँ पर आपको याद रखना, ग्राम सूत्र भार की संख्या पूछेगा, ग्राम सूत्र भार की संख्या पूछेगा तो फॉर्मलता, अगर नहीं है तो सामान्यता। इसमें जो होता है ग्राम समतुल्यांकों की संख्या सामान्यता कहलाता है या नॉर्मलता कहलाता है। तो राइट आंसर सी नंबर। ये देखिए, ये होता है ट्रिक, मोलारता को प्रदर्शित करता है। तो मोलारता जो होता है मोल प्रति लीटर होता है, तो मोल प्रति लीटर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मोल प्रति लीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, बताइए। अभी वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे होता है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसके प्रकृति पर नहीं। बताओ कहां पर ऑप्शन है, दोनों का ही मत लगा देना। ठीक है, विलेय के कणों की संख्या ही लगाओ, विलायक का भी भूल जाओ। ठीक है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय के कण, विलायक के कण तो बहुत सारे, पानी में पानी का विलयन और नमक का विलयन में, तो नमक के विलयन के संख्या पर निर्भर करेगा, विलेय के कणों की संख्या पर, जिसके मात्रा कम हो उस पर विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म डिपेंड करता है। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। हाँ, क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, किसी विलयन के लिए प्रासरण दाब के लिए कौन सा संबंध सही है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, ये बी लगा देगा ऑप्शन नंबर ए तो गलती हो जाएगा, बी लगा दीजिएगा, ये लगाना कि सॉल्व करके लगाना है, ये सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ऐसा ही रट्टा मारना नहीं। तो समझिए क्या होता है, त्रिया गुना कीजिए, ये बट्टा वाला दिया गया ना, पाई बटे सी है बराबर में आर टी है, त्रिया गुना कीजिए तो क्या होता है, तो पाई का मान कितना निकलेगा, पाई का मान सी आर टी निकलेगा।
तो कहाँ ऑप्शन मिला, देखिए तो बी नंबर मिला ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बाट्टा में सवाल दे देगा तो गुना करके देख लेना, पाई बराबर सी आर टी या पी बराबर सी आर टी मिलेगा तो लगा देना, ठीक। ये थोड़ा सा आपको मेहनत अलग से इसमें करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा त्रिया गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन, बस बाकी आप लोग तो कर ही सकते इतना तक। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये तो अगला क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन टपक गया, ये तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं चयन एनोड एवं कैथोड पर होता है। हटा दो इस क्वेश्चन को। मोलारता किस पर डिपेंड करता है, तो मोलारता किस पे डिपेंड करता है बता दीजिए। मोलारता जो होता है किस पे डिपेंड करता है। मोलारता सोचो, थोड़ा सा सोचने के बाद एकदम आंसर आपके आगू में है, ठीक है, होठों पर सजा हुआ है। मोलारता होता है कि मोलारता होता है। मोलारता क्या होता है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। किसी बिलियन के 1 लीटर में, लीटर का मतलब समझ रहे हो, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि इसमें आयतन है। मतलब जैसे कि दूध लिए, 1 लीटर लिए, तो इसमें आयतन है ना भैया, ये तो आयतन है ना। तो आयतन है इसमें, तो आयतन पर डिपेंड करेगा ना, एकदम करेगा डिपेंड। और मोलालता द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें केजी होता है ना। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, वाह वाह क्या क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन यहीं पर होता है। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, देखो आयतन शब्द द्वारा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, तो कोई भी बिलियन रहेगा, पानी का बिलियन मानिएगा, तो मान लीजिए तो पानी किसमें जाता है, आयतन ना उसका होता है, उसका द्रव्यमान थोड़ी होता है उसका, ये आयतन होता है इसका, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। अपेक्षित दाब का नमूना बताओ, ये वाला फॉर्मूला हम आपका करवा चुके हैं, कितना बढ़िया से करवा पूछता है क्वेश्चन इस चैप्टर से। इस चैप्टर से एकदम 100% एकदम बढ़िया से पढ़ लो इस चैप्टर को, 2 नंबर या 5 नंबर या एकदम इस चैप्टर से 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा, नहीं पढ़ेगा तो खुद पछताइएगा। क्योंकि फिजिकल से 2 चैप्टर, दूसरा चैप्टर चौथा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सभी के एकदम पानी बना दीजिए, एकदम फाड़ दीजिए क्वेश्चन को। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, पढ़ाया हुआ चीज है कि यहाँ पर इसका अनुपात बटा में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात है, क्या कहलाता है, इसका नाम भूले क्या था, बटा में नीचे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, इसी का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। हाँ, वाष्प दाब का अवनमन बटा में दोस्तों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, बी नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा गया, लेकिन इसका आंसर गलत देता है क्वेश्चन बैंक। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, एंड एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों का योगफल होता है, कौन, परमाणु द्रव्यमान, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, किसका, परमाणु, परमाणु के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सी नंबर ऑप्शन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हाँ, अब बताओ मोल प्रवाज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मोल प्रवाज का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार बताया हूँ। विलेय का मोल प्रवाज मतलब में विलेय प्लस विलायक के मोल प्रवाज, ये मैं बताया हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, कई बार बताया हूँ। मोल प्रवाज क्या है ये कई बार मैंने बताया, आप लोग देखिए जाकर कितना आसान भाषा में करवाए थे। यहाँ पर स्मॉल एन बट्टा में एन प्लस कैपिटल एन, और विलायक का जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स कैपिटल एन था, बट्टा में एन प्लस एन, इस प्रकार से मैंने करवाया था प्यारे लाल। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है मोल प्रवास का अनुपात, विलेय विलायक नहीं पूछा जा रहा है, तो विलेय विलेय विलायक नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए मोल प्रवास का व्यक्त किया जाता है, तो कैपिटल एक्स से मोल प्रवास को व्यक्त किया जाता है। कैपिटल एन एक्स बराबर होता है एन बटा स्मॉल एन बटा में कैपिटल एन। ध्यान रख लो, मैं कहता हूं कि 5 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा है, मोलारता क्या है, मोलारता क्या परिभाषित करे, और मोल प्रवास क्या है, ऐसे 5 नंबर में पूछा है, यानी कि 2 नंबर ये को घुसाता है 5 नंबर में, इसीलिए कहता हूँ करते चलो। ऑप्शन ए, मजा से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को। कौन रॉल्ट का नियम पालन करता है, देखो कौन जो है रॉल्ट के नियम का पालन करता है भैया, रॉल्ट का नियम जो होता है कौन पालन करता है, तो रॉल्ट का नियम जो होता है क्या करेगा बताइए, रॉल्ट के नियम में क्या होता है, पी नॉट एक्स होता है, हाँ पी क्या है, पी क्या है प्यारे बच्चों, वाष्प दाब है, और पी वाष्प दाब है, ये क्या है शुद्ध, जिसमें नॉट लग जाएगा शुद्ध हो जाएगा, और एक मोल अंश है, और यही दशा
यही दर्शाता है प्यारे स्टूडेंट्स रॉल्ट का नियम। और ये वाला जो देख रहा है नीचे में, वो हेनरे का नियम दर्शाता है, पढ़ा है ना, तो इस हिसाब के किसी बिलियनों पैसेज गैस से विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो करवाया हुआ क्वेश्चन है हेनरे का नियम। लेकिन यहाँ पर रॉल्ट का नियम का जो पालन करेगा ये वाला समीकरण करेगा। पी बराबर क्या होगा, पी बराबर पी नॉट एक्स होगा, याद रखना हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाओ 38 नंबर। देखो घोल और घोला की अपेक्षा क्या होगा हिमा। घोला का मतलब क्या होता है, घोला का मतलब होता है घोल, घोला का मतलब होता है विलायक, और घोल का मतलब होता है, सॉरी, घोला का मतलब होता है विलायक, हाँ, और घोल का मतलब होता है विलयन का हिमांक होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, थोड़ा सोच के लगाना इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। हिमांक का हिमांक पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है आपको। अभी मैंने आपको बताया कि मोल प्रभास क्या होता है। मोल प्रभास का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर होता है एन बटा एन प्लस एन। ये मान लीजिए कि विलय के लिए आपका है मोल प्रभास तो एन, और विलायक के लिए मान लीजिए कैपिटल एन मारिएगा। देखिएगा मैं करवाया हूँ 1 नंबर में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो ये वाला कीजिएगा तो इस प्रकार से होगा, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कट जाएगा ये चीज। ये करवाए हैं, देखो नहीं समझ में आता है मैं बताता हूँ, काहे नहीं समझ में आ रहा है। इसका वन हो गया, देखो क्यों कि बिलियन में पास विलय तथा विलायक, मान लीजिए विलय का है क्या मूल प्रवास, बट्टा में विलय प्लस विलायक है, फिर यहाँ पर विलायक है, बट्टा में विलय प्लस विलायक है। इसका जो अनुपात होता है, इसका जो योग होता है वो वन होता है। पढ़ाए हैं और करवाए भी हैं और बोले भी हैं कि 1 नंबर में आएगा। तो देखो आया, ऑप्शन सी हो जाएगा। करवाया भी है, बहुत बार करवाया है। और आइसोटोनिक विलयन वे है जिसमें बराबर होता है प्रसारणीय दाब। आइसोटोनिक विलयन वही होता है जैसे प्रसारणिक दाब इसमें बराबर होता है, आइसोटोनिक विलयन संप्रसारित विलयन जिसे कहा जाता है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। किसी विलयन का वाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी कि कोई विलयन का वाष्प दाब जो होगा क्या होगा, किसी विलयन का वाष्प दाब जो होता है उस शुद्ध विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब किसी विलयन का वाष्प दाब जो भी होगा उसका जो वाष्प दाब जो होगा क्या होता है, शुद्ध विलय के वाष्प दाब के बराबर होगा। यानी किसी विलयन का वाष्प दाब होगा, सोचिए वाष्प दाब होगा शुद्ध विलय के वाष्प दाब के बराबर होगा। कोई बराबर नहीं दिया है यहाँ पर, जो है शुद्ध विलय का वाष्प दाब। ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा 41 का, ठीक है। देखिए आंसर आप लोग लगाते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। शुद्ध विलायक से कम होना चाहिए बराबर, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे तो कम भी होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसे विलयन का वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम भी होना चाहिए, ठीक है। ये भी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक है। हमको लगता है बी और सी दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम ही होना चाहिए। क्योंकि कल्पना कीजिए किसी विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए कोई भी होगा तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम ना होगा। क्यों, क्योंकि ये विलयन जो है पहले से था, एक शुद्ध विलायक जो होगा उसका वाष्प दाब थोड़ा सा कम ना होगा, क्योंकि वाष्प दाब का परिभाषा ही पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इसका थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, बराबर होगा तब तो शुद्ध विलयन और विलयन में कोई अंतर ही नहीं रहा। विलयन और शुद्ध विलयन, प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर में कोई अंतर ही नहीं रहेगा अगर बराबर कर देंगे तब। इसीलिए कह सकते हैं कि शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होना चाहिए, तो होना चाहिए, ठीक है। 42 नंबर आ जाइए। वाट ऑफ गुणांक का मान पूछा जा रहा है, तो ये क्या होता है बता दो। किसी संगुणित विलय के लिए वाट ऑफ गुणांक का मान हमेशा 1 से कम में होता है, क्या होता है इसका बता दीजिए थोड़ा प्यारे लाल। देखो ये सब नोट्स में दिया हुआ क्वेश्चन है, नोट्स में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सोच के लगा दीजिए क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बता दीजिए। किसी में संगुणित होने के लिए विलय के लिए माने किसमें मतलब जो होता है क्या, घुलने के लिए जो विलय के लिए जो बाट ऑफ गुणांक जो होता है हमेशा क्या होना चाहिए, यानी कि घुलने के लिए तो होना चाहिए बाट ऑफ गुणांक, यानी कि थोड़ा सा जो होता है जैसे अब नमन होता है वैसे यानी कि 1 से कम ही होना चाहिए। किसी भी विलयन में संगुणित होने के लिए, किसी विलयन में कुछ भी संगुणित होने के लिए, घुलने के लिए इसका वाट ऑफ गुणांक कम होगा तभी घुलेगा। जितना मतलब नीचे जाएगा उतना ही घुलेगा, जितना अधिक होगा उतना वो कड़क हो जाएगा। तो ऐसे में लगा सकते हैं 1 से कम ही होगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर सी नंबर। अगला आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन। आदर्श विलयन वे है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। बताओ क्या होगा, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। कॉल कर रहा है।
ठीक है, क्या हो जाएगा, रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऑप्शन। अच्छा, अनादर्श विलेन है, ध्यान दीजिए, मैंने तो ध्यान दिया नहीं, रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, बी नंबर ऑप्शन। अब बताओ, बिलियन के बाद दाब, हाँ ये तो क्वेश्चन आसान है, ये हर कोई बता देगा। किसी बिलियन के बाद दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, अपेक्षिक अवनमन होता है बिलियन पैसे बिलियन के मूल प्रवास के, मतलब ये जो होता है बिलियन के मूल प्रवास के बराबर होता है कि नहीं, बताइए, ये क्या होता है अपेक्षिक अवनमन? ये होता है कि नहीं बताइए, मूल प्रवास होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है मूल प्रवास, तो ऑप्शन नंबर ए, यही ना होता है अपेक्षिक अवनमन, बताइए। अपेक्षिक अवनमन यही ना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं विलय का मूल प्रवास, ऑप्शन नंबर ए। परिभाषा थोड़ा देखिए, परिभाषा से साधा 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। अब आदर्श होने के लिए आपको पता है कि डेल्टा एच एम एक्स आई जो है किसके बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एच एम आई एक्स हिग्स होगा 0 का बराबर है, तो ये किसका पालन कर रहा है, रॉल्ट के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं, इसीलिए आदर्श विलय मिश्रित होने के लिए अपव्ययों का एंथैल्पी होता है, तो 0 के बराबर है, तभी तो ये रॉल्ट का नियम पालन कर रहा है आदर्श विलयन, क्योंकि डेल्टा एच एम एक्स आई जो है हीट पर क्या हो रहा है, मिक्सर इसका जो मिश्रण हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है, इसलिए रॉल्ट के नियम का पालन किया। देखिए यहाँ पर देखिए, बिलियन उपस्थित अपेक्षिक अवनमन बराबर था बिलियन उपस्थित मूल प्रवास के, वही क्वेश्चन है। किसी तनु बिलियन में क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, किसी तनु बिलियन में होता है क्वथनांक में जो उन्नयन होता है सांदन के समानुपाती होता है, यानी कि सांदन जितना बढ़ाएंगे उतना तेजी से क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि होगा। उन्नयन का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि करना, यानी कि जितना तेजी से क्वथनांक बढ़ेगा उतना तेजी से सांदन क्या होगा, मतलब जितना तेजी से सांदन बनाएंगे उतना तेजी से क्या होगा, क्वथनांक में क्या होगा, वृद्धि होगा। सांदन का मतलब क्या होता है, काढ़ा करना, उतना तेजी से विलयन का क्या होगा, उन्नयन बढ़ेगा, ये समानुपाती होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है, ये के बार क्वेश्चन 3 बार आ गया। 48 नंबर देखिए, किसी गैस की विलेयता के लिए जो समीकरण होता है, ये डेल्टा एस जो ये केपीएक्स होता है, मतलब एस क्या दर्शा रहा है, ये एस जो दर्शा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विलायक जो होता है सॉल्यूशन वो दर्शा रहा है। के क्या दर्शा रहा है, के हेनरिक नियतांक को दर्शा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पी क्या दर्शा रहा है, ये दाब को दर्शा रहा है। ये एक्स क्या दर्शा रहा है, बताइए, एक्स जो है ये दर्शा रहा है मोल अंश, मोल प्रवाह से मोल अंश एक ही होता है, एक से सूचित किया जाता है। तो किसी गैस की विलायक मोल विलेयता का जो समीकरण है इसी समीकरण से दिया जाता है। एक्स का मतलब हो गया विलायक, के का मतलब क्या हो गया, तो के का मतलब हमेशा याद रखिएगा हेनरी नियतांक, कि हेनरी का नियतांक पढ़ा चुके हैं, इससे तो आपके किसी बिलियन रुपए दाब उसके कैसा होता है, मात्रा का समानुपाती होता है। तो ये जो होता है पी आपको दर्शा रहा है दाब को, और एक्स दर्शा रहा है मोल अंश को, ठीक है, याद रखना। अगला आदर्श विलयन के लिए कौन सी, ये बताइए, ये अभी क्वेश्चन आया था, इसका एंथैल्पी मान जो होता है 0 होता है आदर्श विलयन के लिए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर, याद रखना ए नंबर होगा। मोलारता किस पे डिपेंड करता है, मोलारता जो होता है हमेशा और हमेशा, मोलारता जो होता है मोलारता लीटर आयतन पर निर्भर करता है, किस पर, क्योंकि मान लीजिए मोलारता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित होता है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित होता है, इसलिए मोलारता इस पे डिपेंड करता है। अब जो मोलारता होता है मोलालिटी, वो केजी पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है। केजी का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, उसका भार, तो यहाँ पर द्रव्यमान करेगा मोलारता पर, और मोलारता करेगा, क्योंकि 1 लीटर आयतन होता है। कोई देखिए, मोलारता देखिए, मोलारता किस पर निर्भर करता है, मोलारता जो होता है द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, मोलारता का मात्रक मोल प्रति लीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि जो होती है हार्कले विधि और बार्कले विधि, यानी ये वाला जो है बार्कले विधि और हार्टले विधि दोनों है प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि, ठीक है। ये पूछता ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी पूछेगा, हम कभी करवा देंगे, लेकिन ये पूछता ही नहीं है, ठीक है। बार्कले विधि, हार्टले विधि, इसको रिमूव भी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। चलिए, प्रासरण क्रिया में आवश्यकता होती है, तो अर्धपरिगामी झिल्ली की आवश्यकता होती है, अर्धपरिगामी झिल्ली को शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम, ठीक है, क्योंकि प्रासरण क्रिया में हमेशा आवश्यकता होती है, प्रासरण कराने के लिए इसके विलयन के बीच बीच में क्या होना चाहिए, विलयन के बीचों बीच क्या होना चाहिए, तो विलयन के बीचों बीच में होना चाहिए अर्धपरिगामी झिल्ली, तभी विलायक के कण को वो भेजेगा। सांद्रण ताप से स्वतंत्र होता है मोललाता, कौन होगा, मोललाता, क्या होगा प्यारे स्टूडेंट्स, मोललाता, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन, कि 1 लीटर बिलियन में था ग्राम अणुओं की संख्या।
किसी बिलियन के 1 लीटर में से उपस्थित 1 लीटर के जब बात आएगा तो मोलरता, मोलरता, मोलरता नहीं, मोलरता, मोलरता, तो मोलरता हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1 लीटर में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाए, बर्फ में नमक मिला देने पर 0 डिग्री ताप हो जा रहा है, इसका कारण है हिमांक में अवनमन। क्या? हिमांक में अवनमन। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा ऑर्गेनिक का आ गया है कि धातु को उसमें विघटन करने पर हीन गैस मुक्त करता है, तब वो होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑर्गेनिक का सवाल था। हेनरी का मान निर्भर करता है, क्योंकि देखिए हेनरी का मान जो होता है ये स्थिर ताप के किसी गैसीय विलय में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा एम उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हेनरी का जो मान है ताप पर भी डिपेंड करता है, गैस की कैसी प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है, ये सारा चीज पर कौन निर्भर करता है? हेनरी का नियम। ठीक है, तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ताप बढ़ाने पर हेनरी नियंत्रण का मान बढ़ता है, क्योंकि हमको पता है प्यारे स्टूडेंट्स ये जो होता है एम समानुपाती पी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? मात्रा हो रहा है, ताप के समानुपाती है, तो ताप भी बढ़ाएंगे तो हेनरी नियंत्रण का मान बढ़ता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दो द्रवों को स्थिर संगठन में उबालता है तो इसे इज़ोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, या इसे ही स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन कहीं बार पूछा गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, और इसको एकदम जितना हो सके प्रयास कीजिए इस चैप्टर को निचोड़ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से तो ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, लेकिन 5 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कहे ना तो फिजिकल का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में दूसरा चैप्टर आता है और चौथा चैप्टर आता है। लो मैंने बता दिया। ठीक है, जो वीडियो लास्ट तक देखा उसको तो फायदा पता चल गया कि दूसरा चौथा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, दूसरा चैप्टर दूसरा और चौथा। ठीक है, और पहला जो ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, थोड़ा 2 नंबर का पूछता है। तीसरा से काव्य कदाल 5 नंबर का, या तो ना, या तो पांचवो चैप्टर से काव्य कवार 5 नंबर, या तो ना। लेकिन दूसरा और चौथा चैप्टर से ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ईयर की 5 नंबर का क्वेश्चन ना आए, और जितना पढ़ाए उसी में से आएगा। तो मेहनत से पहले प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब जैसे करना। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को होता है तो ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।